सार संग्रह के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, मैं आज के टॉपिक में बात करूंगा। तो हम पिछले सेशन से ही आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम होने जा रहा है उस सेशन के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। और यह लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर के एक निचोड़ लेकर मैं आपके सामने आया हूँ, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और यह क्लास का यह तीसरा क्लास आज है। 2 क्लास मैंने दे चुका है और बहुत से छात्रों ने इस क्लास को सपोर्ट भी किया है और सराहना भी किया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, इस क्लास से जरूर जुड़िए और लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के बीच इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। और इस बार एनटीपीसी का बहुत ही अच्छा अवसर है जो आपको एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए मौका मिला हुआ है। ऐसे मौके बहुत कम ही मिलते हैं क्योंकि वैकेंसियां बहुत अच्छी है और आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो जरूर सफल होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम आज के क्लास 3 के अंतर्गत हम बात करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2026 कहां आयोजित किया जाएगा? तो एशियाई खेल 2026 कहां पर आयोजित किया जाएगा बच्चों? तो इसका सही जवाब है, यह नयोगा है। नयोगा जापान में एशियाई खेल 2026 का आयोजन किया जाएगा। और यह जापान इससे पहले 3 बार आयोजित कर चुका है। पहले बार 1958 ईस्वी में कहां पर किया था बच्चों? तो यह टोक्यो शहर में यह जापान पहले बार 1958 ईस्वी में आयोजित किया हुआ है। और दूसरी बार की बात करें तो 1994 ईस्वी में हिरोशिमा शहर में यह जापान ने एशियाई खेल का आयोजन किया हुआ है। और तीसरी बार का आयोजन यह आपको 2026 ईस्वी में यह नायोगा शहर में यह आयोजित करना जा रहा है। तो यह एशियाई खेल 2026 के बारे में यह जापान के द्वारा तीसरी बार आयोजन किया जा रहा है, यानी मेजबानी किया जा रहा है। वही हम बात करें तो एशियाई खेल के बारे में, तो एशियाई खेल का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था बच्चों? तो यह 1951 ईस्वी में यह एशियाई खेल का पहला संस्करण का आयोजन किया गया था। और कहां पर किया गया था बच्चों? तो यह दिल्ली में आयोजित किया गया था। और एशियाई खेल के आयोजन की वकालत किसने किया था बच्चों? तो एशियाई खेल के आयोजन की वकालत के बारे में हम बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस खेल के आयोजन को वकालत किया गया था। और यह एशियाई खेल यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह शुरू हुआ है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय पूरे देश तबाही के नजर में गुजर रहे थे। तो इसी मद्देनजर रखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1951 ईस्वी में एशियाई खेल के आयोजन की वकालत किया और 1951 ईस्वी से ही यह एशियाई खेल का आयोजन शुरू किया गया है। और हम बात करें तो एशियाई खेल के आयोजन का कितने वर्षों पर आयोजन किया जाता है बच्चों? यह कितने वर्षों पर इसका आयोजन किया जाता है? तो इसके आयोजन के बारे में हम बात करें
तो यह 4 वर्षों पर इस एशियाई खेलों का आयोजन किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि एशियाई खेल का आयोजन कितने वर्ष पर किया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा 4 वर्ष पर एशियाई खेलों का आयोजन किया जाता है। और 2026 के एशियाई खेल में मार्शल आर्ट को मंजूरी प्रदान किया गया है। मार्शल आर्ट को मंजूरी प्रदान किया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस एशियाई खेल में मार्शल आर्ट को मंजूरी प्रदान किया गया है बच्चों, तो इसका सही जवाब होगा 2026 एशियाई खेल में यह मार्शल आर्ट को मंजूरी प्रदान किया गया है। और इसी एशियाई खेल में क्रिकेट को भी यह मंजूरी प्रदान किया गया है। और क्रिकेट यह चौथा बार इस बार यह एशियाई खेल में आयोजन किया जाएगा। और यह क्रिकेट T20 प्रारूप में यह इस खेल का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले हम बात करें क्रिकेट के, तो यह चौथा बार आयोजित किया गया है। तो इससे पहले कब आयोजित किया गया था, तो प्यारे बच्चों हम बात करेंगे तो 2010 ईस्वी में और 2010 और 2014 और 2022 का आयोजन यह 23 में किया गया था। याद करके रखेंगे कि जो 2022 का आयोजन होने वाला था, परंतु यह क्या कहता है, कोविड के कारण यह 2023 में आयोजन किया गया है। और यह 2026 ईस्वी में क्रिकेट को इस बार मान्यता दिया गया है। तो यह एशियाई खेल में यह चौथा बार यह क्रिकेट को इस बार आयोजित किया जाएगा। और इससे हम बात करें तो 2026 से पहले किस खेल को कब आयोजित किया जाएगा, तो यह 2022 ईस्वी में चीन में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था बच्चों, तो चीन में यह आयोजित किया गया था। तो 2026 और 2022 भी हम बता चुके हैं कि इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो चीन में किया गया है। तो ये सारी जानकारी आपको एशियाई खेल से संबंधित है और इन्हीं क्वेश्चनों से आपसे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसे आप सही से याद कर लेंगे और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर कृष्णन स्वामी कस्तूरीरंगन का निधन हो गया है और उन्होंने इसरो के अध्यक्ष के रूप में कितने समय तक कार्य किया हुआ है। तो भारतीय वैज्ञानिक कृष्णन स्वामी कस्तूरीरंगन का यह निधन हो गया है और यह निधन टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन है बच्चों। तो निधन टॉपिक से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं जो फेमस पर्सनालिटी का निधन हुआ होता है। तो प्यारे बच्चों, डॉक्टर कृष्णन स्वामी कस्तूरीरंगन का निधन हो गया है और यह इसरो के अध्यक्ष के पद पर यह कब रहे हैं। तो इनके अध्यक्ष के पद पर हम बात करें तो यह 1994 ईस्वी से लेकर 2003 ईस्वी तक यह इसरो के अध्यक्ष रहे हैं। और आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर कृष्णन स्वामी कस्तूरीरंगन यह कौन से अध्यक्ष थे, तो यह इसरो के यह 5वें अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे। और इसके साथ हम बात करें तो कस्तूरीरंगन भास्कर 1 और भास्कर 2
परियोजना के यह डायरेक्टर भी रह चुके हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कस्तूरी रंगन भास्कर 1 और भास्कर 2 के कौन थे, तो यह परियोजना डायरेक्टर के रूप में इन्होंने कार्य किया हुआ है। इसके साथ हम बात करें तो इन्हीं के शासनकाल में PSLV और GSLV सैटेलाइट का प्रशिक्षण किया गया है। और इसके साथ हम बात करें तो यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रारूप मसौदा समिति के अध्यक्ष के पद पर भी यह कार्य इन्होंने किया हुआ है। ठीक है, तो यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप मसौदा समिति के अध्यक्ष के पद पर भी इन्होंने कार्य किया हुआ है। और यह GSLV भास्कर 1 राष्ट्रीय शिक्षा निधि पर इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हुए हैं। और हम वही आपसे बात कर लें तो इसरो के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसरो की स्थापना कब हुआ था बच्चों? तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसरो की स्थापना किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है बच्चों? तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बार यह क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इसरो के अध्यक्ष कौन है बच्चों? तो इसरो के अध्यक्ष वर्तमान में वी नारायणन अभी इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो ये सारे जानकारियां जब आप विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं तो यह आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इस बोर्ड पर बहुत से क्वेश्चंस बन चुके हैं डॉक्टर कृष्णन स्वामी से संबंधित। अगर निधान से ना पूछा जाए तो भास्कर योजना से पूछा जा सकता है, PSLV GSLV से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वे कौन से अध्यक्ष हैं, उनका कार्यकाल क्या है, और इसरो की स्थापना कब हुआ था, उसका मुख्यालय क्या है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष क्या हैं। इस बोर्ड पर लगभग 10 से क्वेश्चन अधिक बन चुके हैं। और इन्हीं क्वेश्चनों के द्वारा एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन का फॉर्मेट तैयार करते हैं और आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हाल ही में ब्रिक्स के 15वें कृषि मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित किया गया है? तो ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों का बैठक कहां पर आयोजित किया गया है बच्चों? तो यह ब्राजील में यह बैठक आयोजित किया गया था। और ब्रिक्स देश के मंत्रियों को देश के कृषि मंत्रियों ने इसमें भाग लिया था और कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को इसमें चर्चा किया गया था। और भारत के कृषि मंत्री अभी कौन है बच्चों? तो शिवराज सिंह चौहान भारत के कृषि मंत्री हैं। और इन्हीं के द्वारा इस मंत्री सम्मेलन में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया गया है। और यह पूर्व मध्य प्रदेश के यह मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो यह कृषि से महत्वपूर्ण मुद्दों को डिस्कस करने के लिए कृषि मंत्रियों का यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। और कहां पर? तो यह ब्राजील में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेजर्ट फ्लैग डे
अभ्यास किन देशों में आयोजित किया गया है? तो डेजर्ट फ्लैग टेन अभ्यास किन देशों में आयोजित किया गया है? तो यह प्रमुख सैन्य अभ्यास टॉपिक से है। प्रमुख सैन्य अभ्यास यह टॉपिक से यह क्वेश्चन है और यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया जाता है। अगर यह 1 से 2 क्वेश्चन आता है तो डेजर्ट फ्लैग 10 अभ्यास किस देशों में आयोजित किया गया है बच्चों? तो यह अभ्यास संयुक्त अरब अमीरात में यह आयोजित किया गया है। और यह अभ्यास कैसा अभ्यास है बच्चों? अगर अभ्यास के बारे में बात करें तो यह अभ्यास बहुराष्ट्रीय अभ्यास का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें भारत के साथ अन्य देशों ने इस राष्ट्रीय अभ्यास में भाग लिए हुए हैं। तो यह प्रत्येक देश और यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि यह अभ्यास किन सेना के द्वारा आयोजित किया गया था बच्चों? तो यह वायु सेना अभ्यास था। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि डेजर्ट फ्लैग 10 अभ्यास किन सेनाओं के बीच आयोजित किया गया है? तो वायु सेना अभ्यास था और यह प्रत्येक देश अपने सैन्य क्षमता के आकलन के लिए यह अभ्यास का आयोजन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी 131वें स्थापना दिवस पर कितने नए बैंकिंग प्रोडक्ट को शुरुआत किया हुआ है? तो प्यारे बच्चों हम पहले बात करेंगे पीएनबी के बारे में। तो पीएनबी के स्थापना कब हुआ था बच्चों? जल्द से जल्द बताने की कष्ट करेंगे। तो पीएनबी की स्थापना 12 अप्रैल 1895 ईस्वी को पीएनबी की स्थापना किया गया था। और यह अपना कौन सा वर्षगांठ इन्होंने मनाया है बच्चों? तो हम वर्षगांठ के बारे में बात करें तो यह 131वें वर्षगांठ पीएनबी ने इस बार सेलिब्रेट किया हुआ है। और इसी वर्षगांठ पर पीएनबी ने 34 बैंकिंग प्रोडक्ट्स को इन्होंने क्या किया है? लॉन्च किया हुआ है। जो पीएनबी के ग्राहक हैं उनको सुविधा प्रदान करने के लिए 24 प्रोडक्ट को पीएनबी ने यह लॉन्च किया हुआ है। वहीं हम आपसे बात करें तो पीएनबी के प्रथम ग्राहक या प्रथम ग्राहक कौन था बच्चों? जो पीएनबी में अपना अकाउंट ओपन किया था? तो इसका सही जवाब है लाला लाजपत राय या पीएनबी के प्रथम ग्राहक थे जिन्होंने इसमें अपना अकाउंट ओपन किया हुआ है। तो यह आपको बेसिक जानकारी आपको जानना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विश्व मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह क्वेश्चन किस टॉपिक से है बच्चों? तो यह प्रमुख दिवस टॉपिक से है। यह क्वेश्चन प्रमुख दिवस टॉपिक से है और यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम को देने जाते हैं तो प्रमुख दिवस से आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? तो विश्व मलेरिया दिवस या 25 अप्रैल को या प्रत्येक वर्ष विश्व मलेरिया दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं।
क्योंकि पूरे विश्व में मलेरिया की बीमारी बढ़ती जा रही है, तो लोगों को जागरूक करके, इसको अवेयरनेस करके इस बीमारी को हमें दूर करने के लिए यह दिवस मनाना शुरू किया हुआ है। और इस दिवस की शुरुआत 1970 ईस्वी में पहली बार किया गया था। वहीं हम बात करें तो 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है बच्चों? तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है बच्चों? तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। और किसके याद में हम सेलिब्रेट करते हैं बच्चों? तो यह लुई ब्रेल के याद में यह विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और लुई ब्रेल ने किस चीज का आविष्कार किया था? तो ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया है बच्चों? यह प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था और इन्हीं के याद में विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। तो एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चंस बन गए? विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है और किसके याद में मनाया जाता है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। और ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया है, तो यह तीसरा क्वेश्चन हो गया। एक विकल्प से 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो जब इसे ब्रॉड लेवल पर आप अध्ययन करेंगे तो एग्जामिनर के द्वारा किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप सही करके आएंगे। केवल आप रट लिए 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ब्रेल दिवस। अगर उसी को एग्जामिनर के द्वारा ब्रेल लिपि किसने आविष्कार किया है तो यह जानकारी नहीं होगा तो आप क्वेश्चन गलत करके आएंगे। तो जब भी आप अध्ययन करें तो एक क्वेश्चन को कनेक्ट करके आप अध्ययन करेंगे तो इससे क्या होगा, आपको ज्ञान का विकास होगा और एग्जामिनर के द्वारा किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप सॉल्व कर पाएंगे। वही हम बात करें तो 25 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यह विश्व मलेरिया दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। तो यह 4 विकल्प से आपको अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हुआ है और यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं तो कम से कम एक क्वेश्चन तो आपको किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यह का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। तो बेंगलुरु में जवाहरलाल नेहरू तारामंडल में भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो प्यारे बच्चों, यह हम बात कर रहे हैं भारत के पहले उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। यह आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण के याद में यह कौन सा वर्षगांठ मनाया गया है बच्चों? तो यह आर्यभट्ट उपग्रह का तो प्रक्षेपण का यह 50वां वर्षगांठ यह मनाया गया है। और यह आर्यभट्ट उपग्रह को किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो इसके हम प्रक्षेपण के बारे में बात करें तो इसका प्रक्षेपण रूस के द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया था। और कब किया गया था बच्चों? तो 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को आर्यभट्ट उपग्रह यानी सैटेलाइट को प्रक्षेपण यह रूस की सहायता से प्रक्षेपित किया गया था। और यह भारत का पहला उपग्रह है।
भारत का यह पहला उपग्रह या सैटेलाइट है। तो इसलिए इसके याद में हम 50वीं वर्षगांठ के रूप में हम सेलिब्रेट किए हुए हैं। और यह आर्यभट्ट किसके नाम पर रखा गया है? तो गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर इस उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। और कहां पर बनाया गया है? तो बेंगलुरु। आपको यह स्थान भी आपको याद होना चाहिए कि यह वर्षगांठ किस शहर में मनाया गया है। तो बेंगलुरु में इस वर्षगांठ मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। तो बोइंग के उपाध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है स्टेसी सायर को। यह बोइंग कंपनी के उपाध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक यानी एमडी के पद पर इन्हें नियुक्त किया गया है। और किसके स्थान पर इनको नियुक्त किया गया है बच्चों? तो इसके स्थान पर तो इसका सही जवाब है अहमद अल शेरबिनी थे। वह इनके इस्तीफा के बाद या बोइंग के उपाध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के पद पर टेसी सायर्स को नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्ति टॉपिक से क्वेश्चंस है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फिल्म्स फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपुल्स यानी CIFEJ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसके किसे अध्यक्ष चुना गया है बच्चों? तो इसका सही जवाब है जितेंद्र मिश्रा। यह जितेंद्र मिश्रा को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। और यह कौन है बच्चों? तो यह फिल्म डायरेक्टर हैं जो इनको इस पद पर नियुक्त किया गया है। तो जितेंद्र मिश्रा को इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फिल्म्स फॉर चिल्ड्रंस एंड यंग पीपल्स का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2025। लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2025 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो यह किस शहर में आयोजित किया गया है बच्चों? तो यह अवार्ड मैड्रिड में इस अवार्ड का आयोजन किया गया है। और मैड्रिड कहां पर है बच्चों? तो यह स्पेन के मैड्रिड में इसका आयोजन किया गया है। और इस अवार्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो इस अवार्ड को फिल्म ऑस्कर के नाम से भी यह अवार्ड जाना जाता है। तो याद करके रखेंगे इस अवार्ड में फिल्म के क्षेत्र में जो भी उपलब्धियां हासिल किए हुए हैं उन अभिनेताओं को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल कहाँ लॉन्च किया गया है बच्चों? तो यह मुंबई में इस क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है बच्चों? तो यह सर्बानंद सोनोवाल हैं। सोनोवाल या केंद्रीय मंत्री हैं। या केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा यह मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। और इस टर्मिनल के माध्यम से व्यक्ति और वस्तुओं का आयात और निर्यात किया जाएगा।
और जब भी कोई टर्मिनल का उद्घाटन किया जाता है तो उस शहर की आर्थिक स्थिति का विकास होता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति कहीं पर जाएगा तो यह शिप के माध्यम से एक देश से दूसरे देश में जाएगा, तो उस व्यक्ति को इस शहर पहुंचना होता है, और विदेश से जो भी माल आएगा तो इस शहर में आएगा और वहां से अन्य शहरों में भेजा जाएगा, तो उस शहर का विकास होता है। तो यह भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन मुंबई में किया गया है, और किसके द्वारा? तो सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर इंडिया एक्सप्रेस के चेयरमैन पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? तो एयर इंडिया एक्सप्रेस के चेयरमैन यानी अध्यक्ष के पद से किसने इस्तीफा दिया है बच्चों? तो इसका सही जवाब है कैप विल्सन ने इसके अध्यक्ष पद से, या कैम्पबेल विल्सन है जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफा देने के बाद अब नया किसे नियुक्त किया गया है? तो नया नियुक्ति के बारे में हम बात करेंगे। तो यह निपुण अग्रवाल को यह एयर इंडिया एक्सप्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो जब भी कोई व्यक्ति किसी पद से इस्तीफा देता है तो उसके बाद किसी न किसी व्यक्ति को उस पद पर नियुक्त किया जाता है। तो उस व्यक्ति का नाम, नए व्यक्ति का नाम और जिन्होंने इस्तीफा दिया है उस व्यक्ति का नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करें तो T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन से बन गए हैं? तो अभी हाल में IPL खेल का आयोजन किया गया था, और इस IPL खेल में T20 फॉर्मेट में किस खिलाड़ी ने 12,000 रन पूरा किया हुआ है? 12,000 रन पूरा किया हुआ है। तो इसका सही जवाब है, रन पूरा करने वाले यह दूसरे भारतीय का नाम पूछ रहा है। तो यह दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन है? दूसरे भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है बच्चों? जल्द से जल्द बताने के कष्ट करेंगे। दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा। ये दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं जो IPL में 12,000 रन इन्होंने बनाया हुआ है। और इसी IPL में प्रथम खिलाड़ी कौन था बच्चों? तो प्रथम खिलाड़ी के बारे में हम बात करें तो इसका सही जवाब है विराट कोहली यह प्रथम खिलाड़ी हैं, और रोहित शर्मा यह दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 12,000 से अधिक रन बनाए हुए हैं। और विराट कोहली ने कौन कौन से रिकॉर्ड बनाया है? तो 12,000 रन बनाए हुए हैं और 1,000 चौके और छक्के लगाए हुए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि किस खिलाड़ी ने IPL में 1,000 चौके और छक्के लगाए हैं, तो विराट कोहली ने लगाया है। और प्रथम खिलाड़ी का क्या नाम है जिन्होंने 12,000 रन बनाया है? तो विराट कोहली है, और दूसरे हैं रोहित शर्मा। तो यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रीम टेक्नोलॉजी की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ड्रीम टेक्नोलॉजी कंपनी ने पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कृति सनोन को
ड्रीम टेक्नोलॉजी ने भारतीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और ब्रांड एम्बेसडर का क्या कार्य होता है बच्चों? इस कंपनी की उत्पाद को प्रचार प्रसार करना और लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए कंपनियां अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाती है। तो यह कृति सेनन को ड्रीम टेक्नोलॉजी की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ सिंधु नदी जल समझौता रद्द कर दिया है? यह आप सभी जानते हैं कि यह चर्चा में बहुत ही रहा है। सिंधु जल समझौता यह भारत और यह समझौता किसके बीच किया गया था बच्चों? तो भारत और पाकिस्तान के बीच यह समझौता किया गया है। और जब से पहलगाम में आतंकवादी अटैक हुआ है तब से इस समझौता को भारत ने रद्द कर दिया है। और यह न्यूज चर्चा में भी रहा है और हमने इस पर स्पेशल क्लास भी आप सभी को प्रदान किया हुआ है। तो इसमें हम अधिक चर्चा में नहीं करेंगे क्योंकि यह क्लास बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कक्षा 1 और 5 तक हिंदी भाषा को तीसरा भाषा के रूप में अनिवार्य घोषित किया हुआ है? तो यह किस राज्य सरकार ने बच्चों? तो प्यारे बच्चों, यह हम बात करें तो यह महाराष्ट्र सरकार है जिन्होंने क्या किया है बच्चों? तो कक्षा 1 से 5 तक हिंदी भाषा को अनिवार्य भाषा के रूप में लागू किया हुआ है। तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा हिंदी भाषा को अनिवार्य भाषा के रूप में लागू किया गया है। वहीं हम बात करें तो इससे पहले 2 और भाषाएं थे जिन्होंने यह लागू किया है। पहला है मराठी। इन्होंने मराठी भाषा को पहली भाषा के रूप में अनिवार्य रूप से लागू किया है। और दूसरा है अंग्रेजी। दूसरा कौन सा है बच्चों? तो दूसरा है अंग्रेजी और तीसरा है हिंदी। यह 3 भाषाओं को अनिवार्य रूप से महाराष्ट्र सरकार ने यह लागू कर दिया है। और इन्होंने घोषणा भी किया है कि ऑफिस में भी आपको मराठी भाषा में ही बात करना है और जो मराठा से बाहर के रहने वाले हैं वो अंग्रेजी और हिंदी बोल सकते हैं। तो यह राज्य सरकार का यह घोषणा किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है बच्चों? तो इसका सही जवाब है 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। और 1 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं बच्चों? तो 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम 5 जून को याद करते हैं। और 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है बच्चों? तो 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 21 अप्रैल। इसका सही आंसर होगा। और यह महत्वपूर्ण दिवस से संबंधित है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने इस्पात आयात पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाया हुआ है? तो भारत ने कितने प्रतिशत टैरिफ लगाया हुआ है बच्चों? तो इसका सही जवाब होगा
12% भारत ने किस पर लगाया है बच्चों? तो इस्पात या इस्पात आयात पर लगाया है। आयात पर इन्होंने 12% का टैरिफ लगाया हुआ है। और जब किसी वस्तु पर टैरिफ लगता है तो इससे क्या होगा बच्चों? या 12% जैसे ही आयात पर लगा तो इस वस्तु की मूल्य में, इस वस्तु के मूल्य में यह वृद्धि हो जाती है। और जब किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगी तो उसके मांग में क्या होगा? तो इसके मांग में गिरावट आएगी। और जब किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि नहीं कम होती है, कमी होती है, तो उस वस्तु की मांग में डिमांड होता है, उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। तो यह केंद्र सरकार के द्वारा जब किसी वस्तु को कंट्रोलित करना होता है, आयात कम करना होता है, तो उस पर टैरिफ लगा दीजिए, वह सामान महंगा हो जाएगा तो वह उसकी डिमांड कम हो जाएगा। तो इसी क्रम में भारत ने इस्पात आयात पर 12% का टैरिफ लगाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस यह किस दिन मनाया जाता है बच्चों? तो यह 24 अप्रैल को यह राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और इस बार का दिवस कहाँ पर आयोजित किया गया था? दिवस का आयोजन कहाँ पर किया गया था इस बार का? तो इस बार का दिवस का आयोजन बिहार में भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा आयोजन किया गया था। और बिहार में इस राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर हम बात करें तो इस अवसर पर पुरस्कार का भी वितरण किया गया है। तो इसलिए यह दिवस इम्पोर्टेंट है। वहीं हम बात करें तो 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है बच्चों? तो 8 अक्टूबर को भारतीय वायु सेना दिवस, भारतीय वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है बच्चों? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। और 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है बच्चों? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यह 28 फरवरी को मनाते हैं। और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव छत्रपति राज खेल पुरस्कार 2022-23 से किसे सम्मानित किया गया है? तो शिव छत्रपति राज खेल पुरस्कार 22-23 से किसे सम्मानित किया गया है बच्चों? तो यह सम्मान महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के द्वारा कृष्ण ढोकले को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार 2022 और 23 के लिए दिया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है बच्चों? तो पृथ्वी दिवस के हम बारे में बात करें तो यह 22 अप्रैल को यह पृथ्वी दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, यानी हम मनाते हैं। क्योंकि पृथ्वी की रक्षा करना और हमारी जिम्मेवारी होता है। तो पृथ्वी की सुरक्षा के दिन
सुरक्षा के लिए यानी अर्थ डे के लिए लोगों को जागरूक करके अपने वातावरण को सुरक्षित करने के लिए हम प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस सेलिब्रेट करते हैं 22 अप्रैल को। और 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है बच्चों? तो यह मनवा अधिकार दिवस, मनवा अधिकार दिवस या 10 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है बच्चों? नौ जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में हम 9 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। और इसी दिन 9 जनवरी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से या भारत आए हुए थे। उन्हीं के याद में भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में हम 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। और इसी दिन बिहार दिवस, 22 मार्च को भी बिहार दिवस हम मनाते हैं। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। तो यह महत्वपूर्ण दिवस है और इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से कितने चीते भारत लाया गया है? तो प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से कितने चीते लाए गए हैं बच्चों? तो इसका सही जवाब है 8 चीते यह बोत्सवाना से लाए गए हैं। और यह 4 चीते यह मई महीने में लाया गया है, जो उन्नो उद्यान में इन्हें रखा गया है। और 4 को गांधी अभ्यारण्य उद्यान में रखा जाएगा। और यह दोनों उद्यान कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? तो यह मध्य प्रदेश में यह दोनों उद्यान पाए जाते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में चीतों की संख्या घटती जा रही थी। तो यह बोत्सवाना से प्रोजेक्ट चीता के तहत यह 8 चीते को भारत में लाया गया है। और इन चीतों को लाने के लिए लगभग 22 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत सरकार वातावरण और पर्यावरण के प्रति कितना जिम्मेवार है। तो इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए AI किरण किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो AI किरण किसके द्वारा लॉन्च किया गया है बच्चों? तो यह ऑप्शन ए होगा, कृतिका रेड्डी ने यह महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए AI किरण इन्होंने लॉन्च किया हुआ है। और यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किरण है, जो इसे महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें जागरूक करके उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए यह लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट किया गया है। तो प्यारे बच्चों, यह आज की क्लास में टॉप 50 क्वेश्चंस मैंने 1 बाय 1 करके आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और ये सारे क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। तो इन सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आप 1 बाय 1 करके अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, याद कर लीजिए। और मेरा वादा है कि इससे बाहर आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो इन सारे क्वेश्चनों को रिवीजन कर लीजिए। और इस बार अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए।
तो अपने समयबद्ध कार्यक्रम और टाइम मैनेजमेंट के अनुसार सही से तैयारी करिए। अब समय कम हो गया है तो अब आपको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। तो अगर यह मेरा सेशन आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।